नमस्कार प्यारे साथियों, मैं संदीप कुमार वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं बाज क्लासेज के प्लेटफॉर्म पर। आशा है दोस्तों कि आप सभी अपने अपने स्थान पे ठीक ठाक होंगे, अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और उम्मीद है दोस्तों कि बाज क्लासेज प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको दी जाने वाली दिल्ली पुलिस प्रतियोगी भर्ती परीक्षा के लिए कंप्यूटर विषय की क्लास अच्छे से समझ में आ रही होंगी। आज की इस क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं जो यूनिट नंबर 2 अपन ने प्रारंभ कर रखा था, इनपुट एंड आउटपुट का, निवेश एंड निर्गम इकाई का। पीछे वाली क्लास में हमने इनपुट डिवाइस के उदाहरण पढ़ते हुए कीबोर्ड प्रारंभ कर रखा था, अर्थात कीबोर्ड के ऊपर गत क्लास में हमने अध्ययन किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कीबोर्ड का जन्म कैसे हुआ है, कीबोर्ड के ऊपर किस किस प्रकार की कुंजियां पाई जाती हैं, उनको किन श्रेणियों में विभक्त किया गया है, यहां तक अपन ने अध्ययन कर लिया था। आज की इस क्लास में हम शुरुआत करने वाले हैं जो गत क्लास हमने छोड़ी थी उसके आगे, उसको हम बढ़ाने वाले हैं। इस क्लास के माध्यम से हम पढ़ेंगे कि जो इनपुट डिवाइस कीबोर्ड अपन पढ़ रहे थे उसके ऊपर जो कुंजियां दी गई हैं वो कौन सी कुंजी क्या फंक्शन करती हैं, और उसके बाद बचे हुए इनपुट डिवाइसेस के जो उदाहरण है, एग्जाम्पल है, उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज क्लास की, समय को ज्यादा ना खराब करते हुए। आज हम देखेंगे कि जो कीबोर्ड है उसके ऊपर जो हमने कुंजियां पढ़ी थी, कौन सी कुंजियों को किन श्रेणियों में रखा गया है, और आज हम पढ़ेंगे कि कौन सी कुंजी क्या काम करती है। इस प्रकार से दोस्तों ये एक कीबोर्ड का लेआउट आपके सामने प्रदर्शित हो रहा है, कीबोर्ड आपको दिखाया गया है। ये एक मल्टीमीडिया कीपैड है दोस्तों। देखिए इसके ऊपर ये बटन आपको जो दिख रहे हैं, ये मल्टीमीडिया को नियंत्रित करने वाले बटन है, जो म्यूजिक को, वॉल्यूम को, बैकवर्ड फॉरवर्ड कंट्रोलर, ये जो कुंजियां दी गई हैं ये मल्टीमीडिया कुंजियां हैं। अर्थात इस कीबोर्ड के ऊपर कुंजियों की संख्या ज्यादा होगी क्योंकि ये बटन इस पे दिए गए हैं, जबकि सामान्य नीचे जो आपको ये कीपैड दिख रहा है इसके ऊपर बटनों की संख्या कम होगी। इसलिए मैंने आपको बताया था दोस्तों कि एक कीबोर्ड के ऊपर बटनों की संख्या फिक्स नहीं होती है, कीबोर्ड के अनुसार बटन पाए जाते हैं, इसलिए कुंजियों की संख्या फिक्स नहीं होती। एग्जाम की दृष्टि से अपन ने पीछे पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि जो कुंजियां दी गई हैं ये क्या फंक्शन करती हैं इनमें से। तो देखिए दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं यहां से। इधर कॉर्नर पे सबसे पहले एक बटन पाया जाता है ESC की, एक कुंजी दिखाई गई है ESC की, उसके बारे में अपन परिचर्चा करेंगे। तो साथ के साथ नोट्स बनाते रहे और पढ़ते रहे दोस्तों। एक कुंजी आती है ESC की, ESC की है ESC, इसको एस्केप की भी कहा जाता है। एस्केप की ESC कुंजी क्या काम करती है, बहुत बार ये क्वेश्चन कर लिया जाता है या पूछ लिया जाता है कक्ष में, तो बहुत से विद्यार्थी या बहुत से छोटे भैया बहन इसका रिप्लाई करते हैं कि ESC की जो की है वो किसी प्रोग्राम को बंद करने के लिए, किसी प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए की प्रयोग की जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों बंधुओं। आज हम समझेंगे इसको कि ESC की कैसे फंक्शन करती है। देखिए दोस्तों, ESC की चल रहे किसी भी प्रोग्राम में, चल रहे किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी प्रोग्राम में स्क्रीन पर खुले हुए, स्क्रीन पर खुले हुए अनावश्यक बॉक्स को हटाकर कार्य में एक चरण पीछे जाने के लिए, कार्य में एक चरण पीछे जाने के लिए प्रयोग की जाती है, पीछे जाने के लिए दबाई जाती है।
देखिए दोस्तों, मान लो कि ये कोई एक प्रोग्राम अपने पास खुला हुआ है और इस प्रोग्राम में जैसे मानो कि ये आपके पास एमएस वर्ड खुला हुआ है। क्या खुला हुआ है? एमएस वर्ड। और इसके अंदर हमारे पास इस प्रकार से कुछ अनावश्यक बॉक्स और खुले हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, एक प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए यहां इस प्रकार से क्लोज सिंबल आता है, इसका प्रयोग किया जाता है। ESC जो कुंजी होती है वो ये प्रोग्राम में खुले हुए अनावश्यक बॉक्स को हटाकर एक स्टेप पीछे जाने के लिए प्रयोग की जाती है। जैसे जब हम एक बार ESC प्रेस करेंगे तो ये बॉक्स हटके हम एक चरण पीछे चले जाएंगे, दोबारा प्रेस करेंगे तो ये बॉक्स हट जाएगा, फिर प्रेस करेंगे तो ये बॉक्स हट जाएगा। इस प्रकार से 1 बाय 1 इन बॉक्सेस को हटाकर एक एक स्टेप पीछे जाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यदि अब हम ESC की दबाते हैं तो ये प्रोग्राम बंद नहीं होगा, क्योंकि किसी भी प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए कीबोर्ड से अल्ट के साथ F4 कुंजी दबाई जाती है। इसलिए अब आगे से ध्यान रखना दोस्तों, जो ESC की है वो किसी प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए नहीं, किसी प्रोग्राम स्क्रीन पे खुले बॉक्स को हटाकर एक चरण पीछे जाने के लिए प्रयोग की जाती है। चलो, उम्मीद है कि ये कुंजी आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं दूसरी कुंजी की आगे। इसके बाद यहां हमें F1 से F12 तक की कुंजियां दी गई हैं, जो दिखाई गई हैं, टॉप में प्रदर्शित होती हैं। इन F1 से F12 तक की कुंजियों के लिए हम पढ़ेंगे दोस्तों, जो फंक्शन की होती है। क्या होती है? फंक्शन की। F1 से F12 तक की जो फंक्शन कुंजियां होती हैं, इनका कोई भी काम निश्चित नहीं होता है। अर्थात दोस्तों, ये अलग अलग प्रोग्राम में अपना अलग अलग कार्य कर रही होती हैं। देखिए, एक कुंजी ऐसी आती है F5, जिसको तकरीबन सब जानते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि F5 क्या काम करती है तो आप सब आंसर दे देंगे, रिप्लाई कर देंगे कि F5 रिफ्रेश करने का कार्य करती है। सही बात है दोस्तों, लेकिन अभी एक लाइन मैंने बोली है कि फंक्शन की का कोई कार्य निश्चित नहीं होता है, ये हर अलग प्रोग्राम में अलग कार्य करती हैं। देखिए, आपने पढ़ा कि F5 है वो रिफ्रेश का काम करती है, लेकिन दोस्तों ये रिफ्रेश का जो काम करती है ना, वो डेस्कटॉप स्क्रीन पे करती है। कहां करती है? डेस्कटॉप स्क्रीन पे। यदि इसी F5 को आप कहां दबाते हैं? नोटपैड में। कहां दबाते हैं? नोटपैड में। तो ये वहां पे डेट एंड टाइम का कार्य करेगी, डेट एंड टाइम को लाने का कार्य करती है। यदि इसी F5 को आप कहां दबाते हैं? MS वर्ड में दबाते हैं, तो वहां पे यही कुंजी फाइंड रिप्लेस का कार्य करती है। यदि इसी F5 कुंजी को आप कहां प्रेस करते हैं? MS पावर पॉइंट में। किसमें? पावर पॉइंट में। तो वहां पे ये स्लाइड प्ले का कार्य करती है। इसलिए दोस्तों, फंक्शन की का कोई कार्य निश्चित नहीं होता है, ये हर अलग प्रोग्राम में अपना अलग फंक्शन पढ़ती हैं। लेकिन जनरली F1 से F12 तक के सामान्य जो प्रोग्राम कुछ फंक्शन है वो आपको शॉर्टकट कमांड के माध्यम से जल्द ही बता दिए जाएंगे। चलो फिर देखते हैं अपना कीबोर्ड। हम बात कर रहे हैं कीबोर्ड में फंक्शन की हो गई, ESC की हो गया। अब हमें यहाँ पे कुछ नंबर और कुछ सिंबल दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। यदि इस कुंजियों को हम डायरेक्ट अकेले प्रेस करते हैं तो हमारे सामने नंबर आते हैं, और यदि हम इनको शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं तो इनके ऊपर दिया हुआ सिंबल हमारे पास प्रेजेंट होता है। आगे देखिए दोस्तों, इधर इसके बाद हमारे पास एक कुंजी है कैप्स लॉक की, एक कुंजी है कैप्स लॉक की। अब हम बात करते हैं कैप्स लॉक कुंजी क्या काम करती है। जो कैप्स लॉक की है वो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को स्मॉल एवं कैपिटल
लेटर बनाने का कार्य करती है। ये ऑन ऑफ की का उदाहरण है, अर्थात एक बार एक्टिवेट करने पर या डीएक्टिवेट करने पर इनका मोड चेंज हो रहा होता है। यदि हमें लेटर ऐसा चाहिए तो हम इसको एक बार एक्टिवेट करते हैं, यदि दूसरी बार इसको प्रेस करते हैं तो हमारे पास लेटर स्मॉल आता है। इस प्रकार से कैप्सूलो कुंजी काम करती है। आशा है दोस्तों क्लास अच्छे से समझ में आ रही होगी। दोस्तों अपने को दिल्ली पुलिस प्रतियोगी परीक्षा के सभी क्वेश्चनों को मात देनी है, इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें, स्किप ना करें, जुड़े रहें बाज क्लासेज के प्लेटफॉर्म से। क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दें। इसके बाद आगे हमारे पास कैप्सूलो के बाद शिफ्ट, कंट्रोल, अल्ट, ये 3 प्रकार की कुंजियां दी गई हैं जो अकेले काम नहीं करती। और पीछे की क्लास में आपने पढ़ा होगा कि ये कॉम्बिनेशन की का उदाहरण होती हैं, मॉडिफायर की होती हैं, बूस्टर की होती हैं, अर्थात ये कुंजियां किसी दूसरे बटन के साथ जुड़कर काम करती हैं, इसलिए अकेले काम नहीं करती। अब इसके बीच में एक अपने को ये जो की दिखाई दे रही है, ये विंडो की होती है। ये कौन सी की है? विंडो की। विंडो की के बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों। जो विंडो की होती है वो स्टार्ट मेन्यू को लॉन्च करने का काम करती है। कौन सी मेन्यू को लॉन्च करती है? स्टार्ट मेन्यू को। आपने नॉर्मली कंप्यूटर चलाया होगा, यहाँ कॉर्नर पे हम प्रेस करके कंप्यूटर चलाते हैं तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करते तो लिस्ट ओपन होती है। ऐसे ही वो काम हमारी विंडो की भी कर सकती है। तो विंडो की के बारे में, किसके बारे में? विंडो की के बारे में हम कह सकते हैं कि ये स्टार्ट मेन्यू को, किसको? स्टार्ट मेन्यू को लॉन्च करने का काम करती है। अर्थात स्टार्ट मेन्यू का दूसरा विकल्प कौन सी की होती है? विंडो की होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास कीबोर्ड में कुछ कुंजियां और दी गई हैं, जिसमें देखिए दोस्तों, एक आती है अपनी बैक स्पेस की, एक अपनी यहां दी गई है एंटर की, एक अपने यहां दी गई है डिलीट की। इनके बारे में और पढ़ते हैं। अभी हम पढ़ते हैं एंटर की क्या काम करती है। तो देखिए जो एंटर की है उसके बारे में अपन समझेंगे। एंटर की या एंटर कुंजी कीबोर्ड के ऊपर इसलिए दबाई जाती है या तो हमें नए अनुच्छेद की शुरुआत करनी हो। अनुच्छेद का मतलब यहां पैराग्राफ से है, अर्थात नए पैराग्राफ की शुरुआत करनी हो, या फिर किसी दिए गए विकल्प को ओके करना हो। किसी दिए गए विकल्प को ओके करने के लिए, अर्थात एंटर की किसी दिए गए कार्य को ओके करने के लिए, अर्थात ओके का दूसरा विकल्प कौन सी कुंजी होती है? एंटर कुंजी होती है। या फिर हमें नए लाइन की शुरुआत करनी हो, नए पैराग्राफ की शुरुआत करनी हो। इस प्रकार से अपनी एंटर की थी। आगे देखिए, अब यहां अपने पास एक की आती है बैक स्पेस की, सॉरी ये है बैक स्पेस की, ये रहा बैक स्पेस की, और एक आती है डिलीट की। दोनों कुंजियों को एक साथ समझना है। एक कुंजी कौन सी है अपने पास? बैक स्पेस। एक की आती है बैक स्पेस और एक कुंजी आती है डिलीट। डिलीट की लगभग दोनों का काम समान सा ही है दोस्तों, दोनों ही कट करने का काम करते हैं, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है। यहां से प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है, मैं जो समझाने का प्रयास कर रहा हूं वो समझना दोस्तों। बैक स्पेस की किसी भी पैराग्राफ में टाइपिंग करते समय कोई भी गलती हो जाए उसको हटाने के लिए, अर्थात मान लो कि हम जब पैराग्राफ पे कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, मान लो ये टेक्स्ट अपन ने लिख रखा है और यहां हमारा कर्सर है, यदि हमें यहां पी को हटाना है तो हम बैक स्पेस कुंजी दबा देंगे और यहीं से एक लाइन बन जाती है कि कर्सर के बाईं ओर से एक एक अक्षर हटाने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जाती है? बैक स्पेस कुंजी दबाई जाती है। कर्सर है, अभी आप बैक स्पेस दबाएंगे तो हमारा क्या कटेगा? पी। अगर क्वेश्चन ये दे दे कि कर्सर के बाईं ओर से एक शब्द हटाने के लिए
कंप्लीट पूरा शब्द हटाने के लिए हम प्रयोग करेंगे कंट्रोल के साथ बैक स्पेस। कंट्रोल के साथ बैक स्पेस कुंजी दबाई जाती है। एक अक्षर पूछे तो अकेला बैक स्पेस, जबकि एक शब्द पूछ ले तो कंट्रोल के साथ बैक स्पेस कुंजी दबाई जाती है। ये थी कर्सर के बाईं ओर से। कौन सी ओर से? कर्सर के बाईं ओर से। अब देखो डिलीट की। डिलीट कुंजी का प्रयोग किसी चुने गए ऑब्जेक्ट को, किसी चुने गए ऑब्जेक्ट को हटाने के लिए, या फिर कर्सर के दाईं ओर से एक एक अक्षर हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो कि ये आपका कोई एक टेक्स्ट लिखा गया है और यहां अपना कर्सर है, कहां? यहां हो। अब यदि हम बैक स्पेस दबाते हैं तो हमारे पास सामने क्या कटेगा? एस कटेगा। क्या कटेगा? एस। इसलिए कर्सर के दाईं ओर से एक एक अक्षर हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, या किसी चुने गए ऑब्जेक्ट को हटाने के लिए। और यदि एक अक्षर पूछे तो हम अकेले डिलीट का प्रयोग कर सकते हैं, और यदि शब्द पूछ ले तो हम कह सकते हैं कि कंट्रोल के साथ डिलीट का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से उम्मीद है दोस्तों कि ये दोनों कुंजियां अपने को समझ में आई होंगी। आगे देखते हैं। इस कीबोर्ड पे हमारे पास एक की और बची हुई है। इधर कैप्सूलो का पढ़ने पढ़ लिया, स्पेस बार ये कुंजी और एक टैब, इन दोनों कुंजियों को एक साथ समझना है। स्पेस बार के बारे में हम बात करते हैं। स्पेस बार जो की है, स्पेस बार कुंजी कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी होती है। कीबोर्ड की सबसे लंबी की कौन सी होती है? स्पेस बार की, जिसका प्रयोग टाइपिंग करते समय दो शब्दों के बीच एक अक्षर की जगह छोड़ने के लिए किया जाता है। एक अक्षर की जगह छोड़ने में किया जाता है। इसी प्रकार अगली जो की आती है अपनी, वो आती है दोस्तों टैब की। क्या आती है? टैब की। टैब की का प्रयोग टाइपिंग करते समय एक साथ कई अक्षर की जगह छोड़ने के लिए। इसमें केवल हम एक अक्षर की जगह छोड़ रहे थे, यहां एक साथ कई अक्षर की जगह छोड़नी हो तो हम टैब की को प्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं। या फिर किसी अगले विकल्प का चयन करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? टैब की का। एक बार जब हम टैब कुंजी को दबा देते हैं तो कर्सर, हमारा जो कर्सर है वो 0.5 कैरेक्टर आगे बढ़ जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि एक बार टैब दबाने पर कर्सर कितना आगे जाता है? 0.5 कैरेक्टर आगे बढ़ जाता है। इस प्रकार से कीबोर्ड के ऊपर ये कुंजियां दी गई थी जिनका अध्ययन अपन ने किया है। ऐसे ही यहां ये अपना न्यूमेरिक कीपैड है जिसमें एक कुंजी दी गई है नमलोक की। कौन सी की दी गई है? नमलोक की। इस नमलोक की को और समझ लेते हैं। नमलोक कुंजी, नमलोक जो की होती है वो न्यूमेरिक कीपैड को, न्यूमेरिक की को दिशा प्रदान करने का कार्य करती है। कैसे? देखिए दोस्तों, यदि हम ये जो न्यूमेरिक कीपैड है यहां नमलोक कुंजी को प्रेस करते हैं तो ये कीपैड नंबर वाला कीपैड डीएक्टिवेट हो जाता है और यहां पे एरो काम करने लग जाती हैं।
जब इसे हम ऑन करते हैं या लाइट ऑन होती है तो ये कीपैड कार्य करना प्रारंभ कर देता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि कीबोर्ड आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस प्रकार से ये अपने कीबोर्ड पे कुछ कुंजियों के फंक्शन थे। आगे हम बढ़ते हैं कि अब हमने इनपुट श्रेणी की और भी कई डिवाइसें पढ़ी थी, अर्थात इनपुट के एग्जाम्पल में और भी उदाहरण अपन ने लिखे थे, उनको और आज खत्म कर लेते हैं इस क्लास के माध्यम से, और आने वाली क्लास में हम फिर प्रारंभ करेंगे आउटपुट। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। कीबोर्ड के बाद हमने पढ़ा होगा MICR। MICR एक इनपुट उपकरण है। कैसा उपकरण है? इनपुट उपकरण है। MICR कैसा उपकरण है? इनपुट, जिसका प्रयोग बैंक में, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो चेक होते हैं उन चेक को सत्यापित करने के लिए किया जाता है। अर्थात बैंक के अंदर चेक, बैंक में जो चेक होते हैं ना अपने, इन QUE, अर्थात बैंक में जो अपने चेक होते हैं उनको सत्यापित करने के लिए इस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। MICR का पूरा नाम मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है। MICR का पूरा नाम मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है। ध्यान रहे दोस्तों, MICR का पूरा नाम आपको मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर याद रखना है। ये ऑथेंटिक सिलेबस के अनुसार, अर्थात 11th और 12th क्लास में एक बुक चलती है IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी, उस बुक के अनुसार ये ऑथेंटिक फुल फॉर्म इसका मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर है। और कई जगह ये फुल फॉर्म हमें लिखी हुई मिल जाती है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसलिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप फुल फॉर्म याद रखें, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। लेकिन इसी के साथ एक बात और ध्यान रखनी है दोस्तों, कई बार विकल्प में हमें मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर ना देके और मैग्नेटिक इंक रिकॉग्निशन दे देता है। इसलिए हमें ऐसी स्थिति में थोड़ा सा अपने दिमाग का प्रयोग करना है। यदि हमें रीडर नहीं दे रखा हो तो हम फिर दूसरी वाली फुल फॉर्म का चयन करेंगे। अब यहां से 3 ही क्वेश्चन बनते हैं MICR से, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता। या तो आपसे पूछेगा MICR किस श्रेणी की डिवाइस है, किस श्रेणी की डिवाइस है, हम कह देंगे इनपुट। क्या? इनपुट। या फिर आपसे पूछा जा सकता है MICR का फंक्शन, कार्य, MICR का कार्य, MICR डिवाइस क्या कार्य करती है चेक को सत्यापित करने के लिए। या फिर आपसे पूछा जा सकता है MICR का पूर्ण रूप क्या होता है, पूरा नाम क्या होता है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आता है। चलो साथियों आगे बढ़ते हैं। MICR के बाद हमने पढ़ा होगा OMR। OMR का पूरा नाम ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। OMR का पूरा नाम ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। ये एक इनपुट डिवाइस है। कैसी डिवाइस है? इनपुट। कैसी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है, जिसका प्रयोग सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिका OMR शीट को जांचने के लिए किया जाता है। ऑप्टिकल ऑप्शन सबसे आया है, मार्क चिन्हित किया गया, रीडर पढ़ने वाला, अर्थात ये केवल वैकल्पिक प्रश्नों को पढ़ने का कार्य करती है। अर्थात जिसके उत्तर में हम एक सर्किल को पेंसिल या पेन से गहरा काला करते हैं। OMR से 3 ही क्वेश्चन बनते हैं। या तो इसका पूर्ण रूप पूछा जा सकता है, या फिर इसकी श्रेणी पूछी जा सकती है, या फिर इसका फंक्शन पूछा जा सकता है। जो तीनों हमने क्लियर कर लिए हैं। इसके अलावा इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आता दोस्तों। चलो आगे देखिए।
आगे की कुछ क्लास से अपने को कुछ इनपुट डिवाइसेस और दी गई हैं, जैसे एक होता है बीसीआर। बीसीआर का पूरा नाम बार कोड रीडर, बार कोड रीडर होता है। बीसीआर का पूरा नाम बार कोड रीडर होता है। यह भी एक इनपुट डिवाइस है। कैसी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। इस डिवाइस का प्रयोग बार कोड नंबर को, किसको? बार कोड नंबर को पढ़ने के लिए किया जाता है। बार कोड प्रत्येक कंपनी के प्रोडक्ट पर, आपने देखा होगा पेन पे या फिर किसी पैकिंग वाले प्रोडक्ट पे इस प्रकार से खड़ी लाइनों में कुछ अंक इस प्रकार से श्रृंखलाबद्ध बने होते हैं, वो बारकोड नंबर होते हैं। इनको पढ़ने के लिए बारकोड मशीन का प्रयोग किया जाता है। या कभी हमने कहीं कोई शॉपिंग वगैरह की हो तो देखा होगा आपने, बिल हाथ से ना बना के एक मशीन से स्कैन करके बनाया जाता है, वो मशीन बारकोड होती है दोस्तों। जो बारकोड मशीन होती है बीसीआर, इस बारकोड नंबर को पढ़ने के लिए प्रयोग की जाती है, जिससे पढ़ने से हमें यह पता चल जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट है, उसकी क्या वेटेज है, क्या प्राइस है। इसी प्रकार हमारे पास और डिवाइसेस थी जॉयस्टिक। जॉयस्टिक ये एक कंप्यूटर के ऊपर प्रयोग की जाने वाली गेमिंग डिवाइस है, अर्थात ये इनपुट पॉइंटिंग उपकरण है, जिसका प्रयोग कंप्यूटर गेम खेलने के लिए, जिसका प्रयोग केवल कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए किया गया है। आगे देखिए दोस्तों, इसके बाद एक आता है अपना माउस। माउस एक इनपुट पॉइंटिंग उपकरण है। ये भी एक इनपुट पॉइंटिंग उपकरण है, इनपुट पॉइंटिंग उपकरण है, जो किसी प्रोग्राम को, ये प्रोग्राम को नियंत्रित करके उसको चलाने के लिए प्रयोग की जाती है, उसको चलाने के लिए प्रयोग की जाती है। माउस का आविष्कार डगलस एंजल बर्ट द्वारा किया गया है। बताया गया है दोस्तों कि प्रारंभिक समय में जब माउस बनाया गया वो लकड़ी का बनाया गया था, जो आज के माउस से भिन्न था। आज के माउस पे हम दो क्लिक बार पाई जाती हैं, एक लेफ्ट और एक राइट, और उसी के साथ एक बीच में टायर पाया जाता है जिसको स्क्रॉल बार कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्रॉल बार। इस प्रकार से माउस था दोस्तों अपना। उसके बाद कुछ और डिवाइस अपने को दी गई हैं। एक आता है अपना स्कैनर। स्कैनर की बात करें अब तो देखिए दोस्तों, स्कैनर किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके कंप्यूटर में डालने के लिए प्रयोगी की जाती है। अर्थात किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट जिसको स्कैन करके कंप्यूटर में डालना हो तो हम किसका सहारा लेंगे? स्कैनर का सहारा लेंगे। ये एक इनपुट उपकरण है, ये इनपुट उपकरण है। अर्थात दोस्तों ये किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट को स्कैन करके कंप्यूटर में डालती है। अर्थात ये एक हार्ड कॉपी को, किसको? हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में परिवर्तित करती है। दो शब्द है हार्ड कॉपी। जो कागज के ऊपर प्रिंट होता है जिसको हम टच करके देख सकते हैं वो हार्ड कॉपी होती है, और जो स्क्रीन के अंदर होता है जिसको हम छूकर नहीं देख सकते वो सॉफ्ट कॉपी होती है। तो एक डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने का काम कौन करता है? स्कैनर करता है। इसके बाद और कुछ डिवाइस बची हुई है इनपुट श्रेणी की दोस्तों। एक आती है अपनी लाइट पेन। क्या आती है? लाइट पेन। ये टच स्क्रीन मॉनिटर पर, ये टच स्क्रीन मॉनिटर पर माउस के समान कार्य करती है। अर्थात एक एक पॉइंट पे क्लिक करने के काम आ रही होती है। पेन की जैसी आकृति का होता है। कभी आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया होगा दोस्तों, डीवी बनवाया होगा, तो आपने देखा होगा कभी आपने साइन किया है
तो वो साइन स्लेट पे साइन करते हैं और वो कंप्यूटर में इंसर्ट हो जाते हैं, वो लाइट पेन होता है। ये एक इनपुट पॉइंटिंग उपकरण है, ये एक इनपुट पॉइंटिंग उपकरण है। इसी प्रकार एक आया होगा दोस्तों अपना ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल भी एक इनपुट पॉइंटिंग उपकरण है। क्या है? इनपुट पॉइंटिंग उपकरण है जो माउस के समान कार्य करता है। इसका सामान्यतः प्रयोग लैपटॉप में किया जाता है या फिर चिकित्सा के क्षेत्र में जो डायग्नोसिस मशीन होती हैं उनके ऊपर इनका प्रयोग किया जाता है। कभी आप माउस को उल्टा करके देखिए, उसमें एक हल्की छोटी सी बॉल लगी होती है, वो ट्रैक बॉल होती है। या फिर आप अपना जो माउस का टच पैड होता है जहां हम एक फिंगर को गति देते हैं, फिंगर के माध्यम से कर्सर को गति देते हैं इस प्रकार से, तो ये जो पार्ट होता है इसके नीचे एक बॉल लगी होती है, वो ट्रैक बॉल होती है। वो क्या होती है? ट्रैक बॉल होती है। इस प्रकार से दोस्तों आज की क्लास में हमने इनपुट डिवाइसेज के बारे में अध्ययन किया है। ये सभी जो इनपुट डिवाइसेज हैं, जितनी भी हमने इनपुट उपकरण पढ़े हैं, ये कंप्यूटर के अंदर डेटा को कैप्चर करने के लिए, कंप्यूटर में डेटा को डालने के लिए प्रयोग की गई हैं। अर्थात सभी इनपुट उपकरण जो होते हैं वो कंप्यूटर के अंदर निर्देश देने का काम करते हैं। इसलिए दोस्तों इनको इनपुट डिवाइस कहा गया है, इसलिए इनको निवेश इकाई कहा गया है। और इनपुट हमने पढ़ लिया है। आने वाली जो क्लास होगी दोस्तों वो अपनी होगी यूनिट नंबर 2 का भाग। अभी अपने पास आउटपुट बचा हुआ है। आगे की जो क्लास अपनी होगी उसमें हम बात करेंगे दोस्तों आउटपुट डिवाइस के बारे में, अर्थात आउटपुट उपकरण। और जैसे ही अपना आउटपुट उपकरण खत्म होता है, अर्थात यूनिट नंबर जैसे ही 2 फिनिश होगी, उसके बाद हमारे पास होने वाली है या आपके पास आने वाली एक धमाकेदार क्लास, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि अभी तक जो अपने क्लासें दी हैं इनपुट आउटपुट उपकरण तक, अर्थात कंप्यूटर की हिस्ट्री यूनिट नंबर 1 और कंप्यूटर की इनपुट आउटपुट निवेश इकाई यूनिट नंबर 2, इन सभी के क्वेश्चनों को अपन हल करने जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। उम्मीद है कि ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपका किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो दोस्तों तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएं। और यदि आप चैनल से नए जुड़े हैं, अभी अभी नए बने हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।